इसकी दो स्टेटमेंट्स है, दो मैथमेटिकल फॉर्म है, बात एक ही है, आइए पढ़ते हैं। इफ अ केमिकल चेंज अकर इन वन स्टेप और मैनी स्टेप्स, the total energy change or heat exchange remains the same or constant irrespective of the path followed for that change। एक केमिकल रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो रहा है या एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो रहा है और एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, तो दोनों केसेस में जो हमारे पास टोटल एनर्जी की मैग्नीट्यूड है, एक रास्ते के ऊपर या सिंगल स्टेप के ऊपर जितनी एनर्जी चेंज हो रही है, मल्टीपल स्टेप में भी उतनी ही एनर्जी चेंज हो रही है। यानी कि हेसिस लॉ में जो हीट एक्सचेंज है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। ये बात आप लोगों ने ज़हन में रख लेना है, यानी कि इनिशियल और फाइनल सेम रहेगी, पाथ जो भी होगा उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। ये मैंने आपको क्या पढ़ाया है, ये पढ़ाया है हेसिस लॉ फॉर कांस्टेंट हीट समेशन। इस बात को समझाता हूं, मैथमेटिकली कहता हूं कि एक केमिकल रिएक्शन है, उसका एक पाथ है जिसपे डेल्टा एच हीट एक्सचेंज है, और एक पाथ है जिसमें वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, उसकी डेल्टा एच 1, 2 और 3। इन तीनों मैग्नीट्यूड्स को सम करूंगा तो वो सिंगल स्टेप के बिल्कुल इक्वल होगी। कैसे, ये आपके सामने मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये हेसिस को देख लो गौर से, इस तरह का उल्टा सीधा था ये, यानी हो रूट ए और रूट बी दोनों की एंथैल्पी रूट सी की एंथैल्पी को कंबाइन कर ले तो सिंगल रूट स्टेप के बिल्कुल इक्वल होती है। मैं जरा आसान करके समझाता हूं, मुश्किल बात नहीं समझा रहा आपको। देखो, ए रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है डी प्रोडक्ट के अंदर, ये इसका डेल्टा एच लिखा हुआ है मैंने 1000 ए से डी में जाने का, ये है रूट 1। अब रूट 2 क्या है, ये है रूट 2 जिसमें ये पहले ए से बी में जाता है, फिर सी में जाता है, फिर डी में कन्वर्ट होता है। इसका ये डेल्टा एच 1 500 है, डेल्टा एच 2 300 है, डेल्टा एच 3 200 है। तो अब हेसिस लॉ के मुताबिक डेल्टा एच सिंगल स्टेप का रूट 1 का इक्वल होगा रूट 2 के अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ। तीनों को सम करें तो इसके बराबर होगा। देखिए 1000 इज इक्वल टू 500 300 200 1000 के बराबर। सो सिंपल। तो केमिकल चेंज चाहे एक स्टेप में हो रहा हो, एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा हो, टोटल एनर्जी चेंज और हीट एक्सचेंज रिमेन्स सेम और कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड पर ये डिपेंड नहीं करता। इस बात को अब मैं आपको, आप कहेंगे सर ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। ये बड़ा आसान सा है कि रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना है। ये इसका फॉर एग्जांपल रूट ए है और ये बी रूट, ये हमारे पास देखो एक रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट में आने का बी रूट है, प्रोडक्ट से इंटरमीडिएट में आने का सी रूट है। अब मैं आप लोगों को सिखा दूं कि इस वक्त अगर एरोज चेंज कर दिए जाए, मैं फॉर एग्जांपल आपसे पहले बात करूं, ये देखो डेल्टा एच ऑफ रूट ए इज इक्वल टू, अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन पढ़ी है, अगर ये इधर से और उसके बाद ये एरो, इस एरो को बना रहने देते तो इसके साथ एक और एरो बना देता है। ये देखो ये इधर का एरो, ये अगर एरो इस तरह बने हो तो ये हमारे पास होगा डेल्टा एच ऑफ रूट बी प्लस डेल्टा एच ऑफ रूट सी, प्लस का साइन होगा। लेकिन जैसे ही आप रिवर्स करोगे एरो को, इंटरमीडिएट तक वापस ले आओगे, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट तक जाते हुए प्लस रहेगा, प्रोडक्ट से इस इंटरमीडिएट तक आते हुए तो ऑफकोर्स आपको ये प्लस साइन है तो माइनस करना पड़ेगा, वही जो अभी हम लोग लिवाइजर लैपलेस लॉ में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी हुई है कि रूट बी प्लस की बजाय क्या हो गया माइनस, क्योंकि अब एरो का साइन प्रोडक्ट से इंटरमीडिएट की तरफ है, इसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारे पास। बाज़ दफ़ा एडिशन की बजाय सब्ट्रैक्शन का भी यूज़ किया है। देखो ए से बी, बी से सी, सी से डी था, तो ये मैंने प्लस किया इसके अंदर डेल्टा एच 3। अगर मैं इधर को एरो लगा देता हूँ तो ये ऑफ कोर्स प्लस की बजाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सो सिंपल। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों केसेस में हर सूरत में बराबर रहेगी, चाहे आप प्लस कर रहे हो चाहे माइनस कर रहे हो। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है एक और वेज में कि कोई भी सम ऑफ एनर्जी चेंजेस अगर किया जाए एक साइक्लिक प्रोसेस में, केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, sum of energy changes in a cyclic process is always equal to 0. Sum of energy changes in a cyclic process is always equal to 0. मैथमेटिकली देखें, सिग्मा सम को शो करता है, डेल्टा एच साइक्लिक इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ,
Is it a cyclic change? Tell me. Yes. शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े हो गए हो, साइकिल का नहीं पता अभी तक। साइकिल जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पे ख़त्म हो। ये ज़रा सिखाता हूँ। ये देखो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से वापस ए, ये है साइक्लिक चेंज। यानी कि जहाँ जिथों दे सी खोती उथे ही अन खलोती, जिस तरह पंजाबी में बोलते हैं। अब देखो ये डेल्टा एच वन बिल्कुल ठीक, डेल्टा एच टू, डेल्टा एच थ्री। जब आपने पहले देखा था तो ये एरो ए से डी की तरफ था तो ये +1000 था। अब डी से ए की तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1000। लिवाजर लैपलेस लॉ एप्लीकेबल हुआ। अब इस सारे रूट की एंथैल्पी को प्लस किया जाए तो सम क्या निकलेगा, 0। ये देखो, सम ऑफ डेल्टा एच 1 2 3 सबको सम किया तो ये किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल। ये है हैसेस लॉ फॉर कांस्टेंट हेट समेशन। इससे आने न्यूमेरिकल्स, इससे आने क्वेश्चंस, कैसे आने, किस तरह आने, चंद एक प्रैक्टिस करवा देता हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से जेहन में रख लो। एक बात जेहन में रख लीजिएगा, ये हैसेस लॉ की इंपॉर्टेंस पहले बता दूँ, फिर इसके क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। ये भी पेपर में आ चुके हैं। यूज टू फाइंड आउट एंथैल्पी चेंज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स विच कैन नॉट बी फाइंड आउट डायरेक्टली बाय एक्सपेरिमेंट। यानी कि मल्टी स्टेप रिएक्शन पर कैलोरीमीटर्स फ्लॉप हो जाते हैं। तो जो मल्टी स्टेप रिएक्शंस हैं उनकी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की एंथैल्पी को फाइंड आउट करने के लिए हैसेस लॉ को यूज करते हैं, जिसकी अभी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सच कंपाउंड्स विच कैन नॉट बी कंबस्ट, जो कंबस्ट नहीं किए जा सकते, उनकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन भी हैसेस लॉ बताती है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ सच रिएक्शंस विच आर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। एक ऐसा रिएक्शन है जो डायमंड और ग्रेफाइट का इंटर कन्वर्जन का रिएक्शन है, ये प्रैक्टिकली इतनी आसानी से नहीं हो सकता, ये नेचुरली हज़ारों साल में होता है। तो ऐसे रिएक्शंस की भी एंथैल्पी को मेजर किया जा सकता है। कैसे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। अब आइए ज़रा इसका एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है। देखिएगा, बुक का क्वेश्चन है, यूएचएस में 3 दफ़ा आ चुका है। कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसकी एंथैल्पी चेंज है -393 किलोजूल पर मोल। तवज्जो से समझिएगा, कार्बन हाफ ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड इंटरमीडिएट। अब इसकी एंथैल्पी नहीं मैं जानता, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबस्शन मुझे पता है, ये देखो पड़ी हुई है डेल्टा H2 -283। ये मिसिंग क्वांटिटी फाइंड करनी है, ये रहा हैसेस लॉ, डेल्टा H इज इक्वल डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। बेटा देखिएगा, ये वैल्यूज पुट की मैंने, ये -283 इधर ला करके प्लस कर दिया तो डेल्टा H आपके पास आ गया -110। बहुत आसान सवाल, क्वेश्चन में आपको यूएचएस के पेपर्स में देखने को मिलेगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल है NaOH वाली, कि NaOH कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट बनाता है। अब आप लोग देखें, ये √1 था, ये √2 था, तो √1 और √2 दोनों की एंथैल्पी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। अकॉर्डिंग टू हैसेस लॉ किसी भी मिसिंग पार्ट की एंथैल्पी आप फाइंड कर सकते हैं। ये जिस तरह सोडियम कार्बोनेट और वाटर बन रहा है, 2 स्टेप में ये भी रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, जिसको एक और NaOH अपने साथ मिलाता है। CO2 के साथ पहले एक NaOH मिलता है, बाइकार्बोनेट बनता है, फिर दूसरा मिलकर कार्बोनेट बनता है। इसकी एंथैल्पी दी हुई है √1 की। √2 जो है उसके अंदर एक स्टेप की गिवन है और एक की फाइंड करनी है। तो ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द हैसेस लॉ अप्लाई किया तो डेल्टा H -89.10, डेल्टा H1 फाइंड करें, डेल्टा H2 ये माइनस इधर जा कर के प्लस करना है। तो ये गड़बड़ है यहाँ पे, जो कि बच्चे अक्सर करते हैं। इस मिस्टेक से आप लोगों ने अवॉइड करना है। तो यहाँ पे अगर आप इसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं तो एक्यूरेट आप लोगों को ये प्लस साइन के साथ मिलेगा 48.06। सॉर्ट आउट कर लें इसको आप, 1 और ये रहा 4, तो ये माइनस साइन के साथ 41.03 आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैग्नीट्यूड गलत थी। तो ये था एक सिंपल सा सॉल्यूशन हैसेस लॉ। इसके ऊपर मजीद एग्जांपल्स पढ़ते हैं, इसकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। इसके अंदर एक छोटा सा और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, बेटा देखिएगा, मुझे यहाँ पर आपको हैसेस लॉ अप्लाई करके दिखाता हूँ। फिजिकल स्टेट्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। सोडियम सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास डेल्टा HX के अंदर। सो जस्ट वेट अ सेकेंड, आई हैव टू अपलोड इट ताकि ये भी प्रोसीजर साथ साथ चलता रहे। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद इट। ओके,
तो देखो, अब आप लोग ज़रा थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को सोचो, उतनी देर में मैं ये ज़रा फिक्स कर लूँ। इस क्वेश्चन पे ज़रा गौर करें सब बच्चे, वीडियो पॉज करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें एंड आई एम श्योर कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। दैट्स इट। ओके, सोडियम सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है सोडियम के गैसियस आयन में। डेल्टा HX मैंने आपसे पूछा, बताओ क्या होगा? आयोनाइजेशन, सब्लिमेशन, एटोमाइजेशन या A एंड C? क्या ख्याल है? कितने बच्चों ने कहा बोथ A एंड C डेल्टा ऑप्शन? देखते हैं यहाँ में से कितने बच्चे इसका आंसर ये देने में कामयाब हुए। पहले सोडियम सॉलिड कन्वर्ट होता है सोडियम के गैसियस एटम्स में, जो कि कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। फिर गैसियस एटम्स में से इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे, एक तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये होती है आयोनाइजेशन। भूल रहे थे आप आयोनाइजेशन को? इसका मतलब ऐसे ला के मुताबिक ये √2 था। इस √2 में दो टाइप की एंथैल्पीज, एटोमाइजेशन और आयोनाइजेशन, तो इसलिए यहाँ पे ये सम होगा आयोनाइजेशन एंड एटोमाइजेशन, तो आंसर बनेगा बोथ A एंड C। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने का तरीका बताता हूँ बॉर्न हैबर साइकिल की शक्ल में। सेम यही चीज़ है बॉर्न हैबर साइकिल। बुक वाला भी एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ वाला भी एक्सप्लेन करता हूँ, दोनों एक्सप्लेन करता हूँ आपको। बॉर्न हैबर साइकिल इंक्लूडिंग आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसमें इंक्लूड होती है। इसकी वाइड एप्लीकेशन है, इसकी स्पेशल एप्लीकेशन, ये स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ हैसेस लॉ कंसिडर किया जाता है। ये स्टेट करता है कि एनर्जी चेंज इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। इट हेल्प अस टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड्स NX। ऐसे कंपाउंड्स की लेटेस्ट एनर्जी को कैलकुलेट करने में हेल्प देता है। लेटेस्ट एनर्जी ऑफ एन आयोनिक क्रिस्टल इज द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड। मैंने स्टैंडर्ड एंथैल्पी तो नहीं ना बोला, मैंने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला, बस ये ध्यान रखिएगा। और आगे लिखा है फ्रॉम गैसियस आयंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। बच्चे समझ लेते हैं कि शायद इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं, उसके लिए एलिमेंट्स होने चाहिए स्टैंडर्ड स्टेट में। टू कैलकुलेट लेटेस्ट एनर्जी फॉलोइंग बॉर्न हैबर साइकिल इज यूज। ये है आपकी टेक्स्ट बुक का मोटा सा एक खतरनाक किस्म का साइकिल। इसको मैं आसान तरीके से आपको समझा सकता हूँ। इसका आसान तरीका समझाने का क्या है, लेट मी टेल यू दैट सिंपल वे। पहले मैं ज़रा इस प्रॉब्लम को भी साथ ही सॉर्ट आउट कर लूँ। ये प्रॉब्लमैटिक क्यों हो रहा है, आप लोग उतनी देर इस मैप को देखें और अब तक जितनी आपने एंथैल्पीज को पढ़ा है, ज़रा उन एंथैल्पीज को अप्लाई करें और अप्लाई करके मुझे बताएं कि आप लोग क्या कैटेगराइज कर सकते हो इन सारी टाइप की एंथैल्पीज को या नहीं। उतनी देर में बेटा ये फाइल अपलोडिंग पे लगा दो। आई नो दैट आप लोग हो सकता है थर्मोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स को ढूंढ रहे हो, तो लेक्चर्स को भी मैं ज़रा साथ ही आप लोगों के लिए अवेल कर दूँ। एंड आई गेस देयर आर सम इश्यूज रिगार्डिंग टू इंटरनेट। लेट मी अटैच this one with another thing which is compulsory. Just wait, आप उन्हें देखें, इसको थोड़ा सा चेक आउट करें कि क्या सीन है। I have put my cell phone on charging और उम्मीद है कि आप लोग देख चुके होंगे कि मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करना चाह रहा हूँ। जी देखिए ज़रा इसको, ओके देख लेते हैं जी, चेकआउट कर लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगी, आइए बताता हूँ, ज़रा गौर से देख लीजिएगा, गौर से। आप लोगों ने अगर गौर से देखा तो आपको यहाँ पे फोकस करना है इस पर, चेंज जो हो रहा है। ऊपर वाली इक्वेशन नीचे वाली इक्वेशन पे ज़रा देखिए क्या चेंज आ रहा है। सोडियम का गैसियस आयन और इलेक्ट्रॉन, ऊपर भी गैसियस आयन इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक कोई चेंज देखा आपने? आप कहेंगे नहीं सर कोई चेंज नहीं है। इधर चेंज देखते हैं कि ये क्लोरीन का गैसियस मॉलिक्यूल और आगे पड़ा हुआ है गैसियस एटम। आप कहेंगे ओह यस सर, ये तो क्लोरीन की एटमाइजेशन की एंथैल्पी है +121।
स्टार्टिंग और एंडिंग वाली इक्वेशन में चेंज से पता चलेगा, ब्रैकेट में चेंज ना होने वाली है और इस बॉक्स में चेंज होने वाली है, आपको इंडिकेट करूंगा, ऐसे समझ आएगी। आइए जरा एक और देखते हैं। अब आप लोग मुझे बताएं यहां इस स्टेप से इस स्टेप तक आपको क्या चेंज दिख रहा है, आप देखते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पे पड़ा हुआ है सोडियम सॉलिड गैशियस एटम और यहाँ पे पड़ा हुआ है हाफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, इधर हाफ क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इधर भी हाफ क्लोरीन मॉलिक्यूल है, कोई फर्क पड़ा यहाँ से इसके अंदर? नहीं। आप कहेंगे और सर क्या फर्क पड़ा? बिल्कुल, ये देखो अब मैं बॉक्स में ला रहा हूँ, यहाँ पे गैशियस एटम था, यहाँ पे बन चुका है गैशियस आयन। आप कहेंगे ओह यस, यहाँ पे सोडियम आयोनाइज हुआ है, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम है +496, यही सारा सीन है। स्टार्टिंग में देखो सोडियम गैशियस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस क्लोरीन, यहां से लेकर इस स्टेज तक आए तो देखें यहाँ पे सोडियम का गैशियस आयन जू का तू है, क्लोराइड आयन बन चुका है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो क्लोराइड आयन बने तो उसको ऑफ कोर्स मैं यहां से लेकर यहां तक क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फॉर क्लोरीन -349। स्टार्टिंग और एंडिंग चेंज देखनी है, गैशियस आयन जू का तू सोडियम का, क्लोरीन का जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन के क्लोराइड आयन बन गया जो कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा अजीब सा है। नहीं बेटा, कोई अजीब नहीं है, इसका एक सिंपल वर्जन भी आपको दिखाता हूँ, जस्ट अब भी दिखाता हूँ, थोड़ी देर वेट करें। अब आइए ज़रा देखिए कि एटमाइजेशन ऑफ सोडियम कैसे है। ये सोडियम का सॉलिड, क्लोरीन का हाफ मॉलिक्यूल, ऊपर भी हाफ नीचे भी हाफ, यानी कि यहाँ इस दोनों इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज है तो सॉलिड स्टेट से गैशियस स्टेट्स में एटम जाने। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ सॉलिड प्लस हाफ क्लोरीन गैस एरो, सोडियम गैस प्लस हाफ क्लोरीन गैस, तो मुझे बताओ इसमें कौन सी टाइप की चेंज होगी? आप कहेंगे सर वेट, सॉलिड से गैशियस सोडियम में कन्वर्टर। सर मैं इसको ना सोडियम की एटमाइजेशन कहूँगा, मैं कहूँगा ए हुई ना गल अगर ਤੁਹਾਨੂੰ पुत समझ आ गई है तो ਇਹਦਾ आसान वर्जन भी ਤੁਹਾਨੂੰ सिखाने हैं। इसका आसान वर्जन क्या होगा, आइए वो भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर लिया जाए। ले बेटा, इसको मैं बड़े आसान तरीके से बच्चों को समझाता हूँ, ये आपको बड़े मज़ेदार तरीके से समझ आएगा और हेसिस लॉ भी अप्लाई हो जाएगा। सोडियम सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस गोज टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड सॉलिड। क्या एंथैल्पी का नाम दूँ? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन Q। 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट्स। फॉर्मेशन होगी, ये लैटिस नहीं होगी जो मैं शुरू में बता रहा था। ओके, सॉलिड के गैशियस एटम्स बनना, एटमाइजेशन वैल्यू +108। डायटोमिक मॉलिक्यूल से सिंगल एटम बनना, एटमाइजेशन +121। इलेक्ट्रॉन ऐड होके क्लोराइड आयन बनना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -349। गैशियस एटम से गैशियस आयन बनना, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, आयनाइजेशन एनर्जी +496। यहां तक रुक जाओ, ये है √1, ऊपर -411 फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाला। ये है √2 जिसमें 2 दफा एटमाइजेशन आ गई, एक दफा सोडियम की, एक दफा क्लोरीन की, एक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आ गई और एक आयोनाइजेशन एनर्जी आ गई। अब लेटेस्ट एनर्जी कहाँ है जिसके लिए ये सारा पापड़ बेल रही है? देखो, गैशियस क्लोराइड आयन, गैशियस सोडियम आयन कंबाइन होकर के बना रहे हैं सॉलिड सोडियम क्लोराइड लेटेस। ये लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करनी, मैंने ऐसे पढ़ा था तो मुझे जल्दी समझ आ गया था, बाकी भी आपको मैंने समझा दिया है। आप देखें ये फाइंड करनी है, बाकी सारी ये मैं पता है, तो हेसिस लॉ अप्लाई कर देते। इफ ए केमिकल चेंज अकर इन 1 स्टेप और इन ढेर सारे स्टेप्स, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये देखो डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू 80 IEEAN LE। अब डेल्टा एच लेटेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच। ये डेल्टा एच एक्स कहां से आई? इन सब को टोटल करके डेल्टा एच एक्स का नाम दिया गया है। ठीक है, ये देखिएगा, डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू, ये सारे टोटल हो जाए डेल्टा एच एक्स प्लस डेल्टा एच LE। अब ये डेल्टा एच एक्स जो है वो इधर का प्लस उधर जाकर क्या हो गया माइनस, तो ये देखो डेल्टा एच एफ माइनस डेल्टा एच एक्स। एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे -411, बाकी एटमाइजेशन पुट करो +108, फिर एटमाइजेशन, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सारी पुट कर दें। ये सारा कुछ पुट करने के बाद -411 -376 के साथ मेरे बच्चों के सामने आता है -787 किलो जूल पर मोल।
ये इस वक्त आप लोगों के पास आ गई है लेटेस्ट एनर्जी। तो आप लोगों ने हैसेस लॉ अप्लाई किया, केमिकल चेंज इन इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप्स टोटल एनर्जी remains same or constant. This is the whole story about what? About lattice energy calculation by Born-Haber cycle. तो कोई भी एक स्टेप की एनर्जी मिसिंग हो तो आप आसानी उससे बाकी स्टेप की एंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं। बॉर्न-हेबर साइकिल की एप्लीकेशन देखिए, लैटिस एनर्जी यूजफुल है स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को एवेलुएट करने के अंदर। एक सिंपल सी बात, एक सिंपल सी चीज तुम लोगों के साथ शेयर कर दी है, कर चुका हूं। और एक छोटा सा क्वेश्चन एट द एंड इसी हैसेस लॉ से रिलेटेड आपसे पूछ रहा हूं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन गैस, कार्बन डायमंड टू कार्बन। अब यहां पे आप लोगों को मैं बता दूं कि ये इस वक्त एक सिंपल सी इक्वेशन आप लोगों को लिख कर दी जा रही है कि कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन गैस बन रही है, कार्बन डायमंड से कार्बन गैस बन रही है। दोनों केसेस के डेल्टा एच दिए हुए, डेल्टा एच कार्बन ग्रेफाइट का दिया हुआ है -716.7, कार्बन ग्रेफाइट डायमंड का दिया हुआ है 714.8, ग्रेफाइट का गिवन है 716.7। तो पूछा क्या है, कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन ग्रेफाइट टू डायमंड। अब क्या करना है ऐसे सिचुएशन में? बेटा मैं तरीका बता रहा हूं, बड़ा आसान है। ग्रेफाइट है रिएक्टेंट वाली साइड पे, ओके, वो थर्मोकेमिकल इक्वेशन के रूल्स अप्लाई होंगे। इसका मतलब है मेरी इक्वेशन में भी ग्रेफाइट रिएक्टेंट में है। डायमंड चाहिए प्रोडक्ट में, तो मेरे पास पड़ा हुआ रिएक्टेंट में, तो इक्वेशन नंबर 2 मुझे लाजमी इन्वर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे डायमंड प्रोडक्ट वाली साइड पे चाहिए। लैपलेस लॉ अप्लाई करें, इक्वेशन इन्वर्ट कर दें, तो अब बनेगी कार्बन गैस गोज टू फॉर्म कार्बन डायमंड, डेल्टा एच आ जाएगा प्लस साइन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप दोनों ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज को प्लस कर दें तो आपको रिजल्टेंट ना सिर्फ इक्वेशन मिलेगी बल्कि जो आपका टारगेट है वो आपको मिल जाएगा। इस इक्वेशन का साइन क्यों नहीं चेंज करूंगा? क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को इन्वर्ट किया ही नहीं। जिसको इन्वर्ट किया जाता है उसी का साइन चेंज किया जाता है। देखो ये गैस और ये गैस हमारे पास जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रिजल्ट में देखो क्या बचा, कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड, वही चाहिए कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड। तो बेटा इन दोनों को प्लस कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा इस वक्त -2, ये 0.8 है, हाँ जी, -1.9। दोनों का डिफरेंस निकालें तो -1.9 किलो जूल पर मोल आता है। आई एम वेरी मच होपफुल, आपको पता होगा माइनस साइन वाली मैग्नीट्यूड ला आ जाए तो माइनस साइन यूज किया जाएगा। बड़ा आसान सा सवाल ये इसकी ऑप्शंस भी आपके सामने है। अब मैंने आपको जो सिखा दिया है, समझा दिया है, आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि एक इक्वेशन को इन्वर्ट करना पड़ेगा तो बाकी आपके सामने आ जाएगा। तो इसका आंसर बीटा बनता है, एक है 714.8 ऑप्शन, -1.9, 0 +1.9। तो बाज़ बच्चे गलती से +1.9 कर देते हैं। मैंने अब आपको रीज़न बता दी, डायमंड ग्रेफाइट से डायमंड में जाने की इक्वेशन, तो जो भी क्वेश्चन में पूछी गई इक्वेशन हो उसके मुताबिक बाकी इक्वेशंस को एडजस्ट कर दिया जाता है। बात समझ आ जाती है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, क्विज मेनिया में भी दूंगा और भी बहुत से इस तरह के क्वेश्चंस, लेकिन आप लोगों ने खुद भी प्रैक्टिस करने। प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको ये यूनिट भी बहुत अच्छा समझ आया होगा। कीप रिमेम्बरिंग अस इन योर प्रेयर्स। खुदा हाफिज़।